तब उन्हें जो सुझी हुई। हाँ, जैसे राहत इंदौरी साहब को आपने बोल दिया कि मतले में थोड़ा। हाँ, मैंने कहा आपकी ने जो रदीफ रखी है बहुत अच्छी है और बहुत पूरे ही शेर अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन मतले में हल्की सी चूक आपसे। बस इतना कह दे। कहा आपने। बोले क्या मौलाना क्या? मसला यही है, पूरे इंटरव्यू में बिल्कुल खुल के बात करना है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सुकून से जो कहना चाहें अपने पूरे इत्मीनान से कहिए। पूरा वक्त हमारे पास है, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ौरन एक के बाद दूसरा सवाल, दूसरे के बाद तीसरा सवाल, ऐसा कुछ नहीं है। बात से भी बात निकल आएगी, ऐसा इंटरव्यू रहेगा। और मेन मकसद ये है कि अगर कोई मैं जैसा कि बताया था कि अगर इसे कोई 20, 30, 50 साल बाद भी देखे तो उसे मिल जाए। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे साथ हमारे YouTube चैनल भारत टाइम में। मैं हूं आपका दोस्त और मेज़बान कुर्रतुल हक। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया भारत टाइम को प्यार देने के लिए, हमें सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए। आपकी इन्हीं मोहब्बतों को आगे बढ़ाते हुए अब भारत टाइम एक सिलसिला शुरू करने जा रहा है। ये सिलसिला हर आम शहरी से मुताल्लिक़ होगा। ये सिलसिला हर उस शख्स से मुताल्लिक़ होगा जो अपनी ज़िंदगी के एक पहलू के अलावा कोई दूसरे पहलू में भी काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर कोई उस्ताद है और शायर है, कोई इमाम है और नातख़ा है, या कोई तालिबे इल्म है और रिसर्च की जुस्तजू रखता है। ऐसे ही तमाम आम शहरियों के साथ, ख़ास शहरियों के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। और इसी सिलसिले में हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ़ कराएंगे और उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए तमाम पहलू और उनकी ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पोशीदा होते हैं, उन तमाम को आवाम के सामने लाने की कोशिश करेंगे। और भारत टाइम की इस पहल की और इस कोशिश का जो मकसद है वो सबसे अहम मकसद ये है कि आने वाले वक्त में 10 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल बाद भी अगर कोई इन तमाम अफराद के हवाले से रिसर्च करना चाहता है या इनके बारे में कुछ जानना चाहता है तो वो भारत टाइम पर इन तमाम लोगों के हवाले से इनकी ज़बानी, इनकी ज़िंदगी के तजुर्बात को देख सकता है। तो आज के इस सिलसिले की शुरुआत होती है और इस सिलसिले में हमारे साथ बहुत ही नामवर शायर हैं, उस्ताज़ुश शौरा भी हैं और शायरी के हवाले से काफ़ी बड़ा नाम है ज़िला बदायूं कस्बे ककराले का। तखल्लुस है रागिब ककरालवी साहब। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस इंटरव्यू की शुरुआत बड़े आराम से हम करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके तखल्लुस के हवाले से, आपके नाम के हवाले से। क्या कहानी है, क्या माना है नाम के और क्या कहानी है तखल्लुस की? नाम और तखल्लुस के ताल्लुक़ से मेरा इब्तदाई तखल्लुस, शुरुआत का तखल्लुस बहार था जी। जो मेरे उस्ताद मरहूम विसालुद्दीन वस जी का इंतखाबिया तखल्लुस था बहार। जी। फिर मैंने देखा कि ये नाम, इस नाम के तखल्लुस या ये तखल्लुस बकसरत पाए जाते हैं, बिलखुसूस यूपी में, बहार एटवी, ये वो वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने उन्हीं की इजाज़त और मशवरे से अपना जो नाम था ओरिजिनल रागिब, वही तखल्लुस बना लिया, रख लिया। अब रागिब के मानी रग़बत रखने वाला, दिलचस्पी रखने वाला, ख्वाहिशमंद। जी। अगर बचपन की अगर हम बात करें तो हर बच्चे की पैदाइश होती है, शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं उसका रुझान, चूँकि आप अदब से आते हैं, उर्दू शायरी से आते हैं, तो उस तरफ कहीं ना कहीं रुझान रहता है। तो बचपन के क्या हालात रहे, क्या तालीम रही? दरअसल मैं शायर मौरूसी कहलाता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम जनाब हशमत अली ख़ान जो पैका तखल्लुस फरमाते थे, वो भी शायर थे। अगरचे महाफिल से उनका कोई वास्ता नहीं था, नहीं जाते थे, अलबत्ता शेर कहने की वो मुकम्मल सलाहियत रखते थे। तो ये मुझे विरसे में मिली ये शायरी। अल्लाह का है फजल, अताए नबवी है, हालांकि मुझे शायरी विरसे में मिली है। तो इस तरह से रही। जब
आपकी जैसे आपके तालीम के शुरुआती दौर में घर से तालीम रही या शायरी का शौक़ विरसे से ही हुआ, फिर आगे जाके हाँ, कोई उस्ताद वगैरह क्या कैसा रहा? इब्तदाई तालीम ककराला की जामा मस्जिद जी में जो मदरसा चलता था, जी जहाँ हमारे उस्ताद अव्वल जी विसालुद्दीन वस्ल मरहूम की क़यादत और निगरानी में था। आप आलिम बाअमल शख्सियत थे और उसके ख़ास निगरान हमारे दादा पीर क़िबला शाह मौलाना शराफत अली मियाँ थे, जो कभी कभी बच्चों का टेस्ट लेने और सवालात पूछने और उन्हें आज़माने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। इब्तदाई तालीम मेरी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद जूनियर में दाखिल हो गया, जूनियर हाई स्कूल में। उसके बाद कुछ प्राइवेट भी कोशिशें करता रहा। बहरहाल ये मेरा जी बचपन से ही शगल रहा, इसकी तरफ रुझान रहा, क्योंकि जरासीम पैदाइशी थे, इसलिए मैं ना चाह कर भी इसमें मुलव्विस रहा और आज तक हूँ। ये आपके शुरुआती दौर के हालात रहे। जिस वक्त आपने शायरी शुरू की थी उस दौर में जो शुरुआती मामला रहा था, तो चूँकि बदायूं ज़िला हो गया या कस्बा ककराला हो गया, ये तरक्की पजीर इलाके हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है तालीम और तरबियत के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। तो उस दौर में जो आपका शौक़ था, उसे किन चीज़ों ने इतना मुतासर किया कि वो परवान चढ़ता गया और आप शायरी करते गए? ये घरेलू तल्ख़ मुशाहिदात तजुर्बात जी इसमें मुआविन और कार फरमा रहे, जी और तल्ख़ हकीकतों तल्ख़ मुशाहिदात ने भी इसमें मदद की। जी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आम इंसान देखता हुआ गुज़र जाता है, लेकिन कलमकार, मुफक्किर और शायर जी उसे बहुत पैनी नज़र से देखता है और उसको कागज़ पर उतारता है और फिर उसको लोगों के सामने। मैं एक हसास दिल पैदाइशी हूँ और हसास की ही मेहरबानी से ये सब मेरा शगल आज तक कायम है। हसासियत की बात करते हैं आप, तो हसासियत के पहलू की जहाँ तक बात की जाए तो दौरे हाजिर में इस चीज़ का बड़ा फुकदान नज़र आता है। जी। तो आप उर्दू के हवाले से जो उर्दू के हवाले से जुड़े हुए अफराद हैं और उससे बरसरे रोज़गार भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का फुकदान नज़र आता है कि उर्दू की तरक्की में बहुत कम लोग कोशा हैं। हालांकि ज़बान किसी की मोहताज नहीं होती, लेकिन अगर आप उससे जुड़ के रोज़गार बरसरे रोज़गार हैं, आपको उसके ज़रिए रिज़्क़ अता किया जा रहा है, तो किस तरह की ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए? मैंने ये देखा यहाँ कम, यूपी में, दिल्ली में ज़्यादा जी जो उर्दू की कमाई खा रहे हैं जी वो बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं। जी उर्दू दिन ब दिन घटती जा रही है और पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स हजरात के यहाँ उयूब और अगलात पाई जाती हैं। इसका मैं एक दो मिसाल दूँ। जी रिफ़त सरोश की एक किताबचे का इजरा था मंडी हाउस में, जी जी जिसमें मौला बख्श प्रोफेसर, जी गोपी चंद नारंग, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जी, तनकीद निगार हैं बहुत हाँ, बड़े, कमर रईस वगैरह, जिन्हें उर्दू दा होने पर कई कई अवार्ड मिल चुके हैं। तो वहाँ मैंने गोपी चंद नारंग के बयान में जो मक़ाम महल के लिहाज से बोल रहे थे उर्दू के ताल्लुक़ से और रिफ़त सरोश की किताबचे के ताल्लुक़ से, तो उनके यहाँ 6 अगलात मैंने ऐसी पाई जिन गलतियों पर कोई नफ़ी नहीं कर सकता। आस्तान लफ्ज़ बोला, जबकि आस्तान है, इजाफ़त के साथ तो चल जाएगा, आस्तान आलिया वगैरह वगैरह। और ऐसे ही उन्होंने 5 लफ्ज़ शमा, शम्मा, बरबदन, शम, सब्र, नज़र, इन वज़न पर उतरता है ये लफ्ज़, लेकिन उन्होंने शमा, बरबदन, मफ़ा के बांधा। तो इस किस्म की बारीक गलतियों से वो भी नहीं बच सके थे। मगर ये देख कर के चलिए, एक गैर मुस्लिम होते हुए उर्दू की तरफ रवां दवां हैं, दिलचस्पी रखते हैं, यही बहुत है। और एक बार मैंने घोंडा चौक पर बहुत बड़े फ्लेक्सी पर, जो गालिबन 8x10 का था, उस पर लिखा था जंग ऐलान।
ऐलान जंग को जंग ऐलान जंग के बजाय जंग ऐलान। बड़ा मैं गम गुस्से से दो चार हुआ और उसकी जुस्तजू में रहा 1 हफ्ता, मगर पता नहीं निकाल सका कि ये किसने लिखा या किसने लिखवाया। तो उर्दू का आज ये हाल है। उर्दू दां हजरात के ही यहाँ बड़ी बड़ी मोटी अगलात पाई जाती हैं, जिनके बारे में बहुत देखकर मलाल होता है, रंज होता है। जी, चूँकि आपने एक पूरा दौर देखा है शायरी का, स्टेज पे मुशायरों का, न सिर्फ यहाँ बल्कि आपने बैरून ममालिक में भी तमाम तरह के मुशायरे, शेर व अदब की महफ़िलें तमाम देखी हैं। नई नस्ल को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? नई नस्ल सीखने की तरफ कम और सिखाने की तरफ ज़्यादा माहिर और राग़िब है। जी, जिस शहर का भी शायर है, जी, जिस उम्र का भी है, वो ख़ुद को उस्ताद तसव्वुर करता है। हम आज भी कहीं जाते हैं इस नीयत से जाते हैं कि शायद कहीं कोई बात मिल जाए सीखने। जी, जी, हम आज भी तिफ़ल मकतब हैं, कल भी थे। बकौर जिगर मुरादाबादी कि जब का ज़रा शऊर आया था तो कब्र में पाँव लटके हुए हैं। और बिस्मिल टोंक भी 2 हरफ आखिर के तौर पर फरमा गए कि तजर्बे जीना सिखा पाते हैं, जब तक बिस्मिल आदमी काम का होता है तो मर जाता है। आदमी काम का होता है तो मर जाता है। तो तमाम तल्ख़ तजुर्बात मुशाहिदात की मेहरबानी से जो मुकामी लेवल पर अतराफ़ और दूर दराज की महफ़िल में शिरकत करने से देखने में आए, ताल्लुक़ रहा, वास्ता पड़ा जी, तो उनसे मुस्तक़बिल तारीक नज़र आया, रोशन नहीं। हाँ। अच्छा, अगर दौर हाज़िर की बात करें हम, तो क्या जो मुशायरों का, महफ़िलों का जो चलन था वो कुछ फीका सा नज़र आता है? बहुत फीका, कुछ फीका नहीं, बल्कि इसको यूँ कहा जाए कि कहीं कहीं फीका होने के बजाय कहीं कहीं अच्छा नज़र आ रहा है, मीठा नज़र आ रहा है। ना होना, हाँ, बल्कि फीका ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी, गज़ल में, किताब में गज़ल थी, जी, जी, तो उसमें जब उस मुबस्सिर की नज़र गई, और मुबस्सिर भी कौन थे? मशहूर मारूफ शायर, बुज़ुर्ग शायर नज़मी सिकंदराबादी, जो घोड़ा में रहते थे। तो उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी ने कहा कि हम उनसे आपकी बात करा दे रहे हैं। मैंने बात कराना मकसूद नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ़ आपकी समझ में आ जाए आसानी। मैंने कहा अब ये बताइए, इसमें से कहीं पर भी एक जगह का हटा दो, से रख दो, मिसरे सानी से या उला से, तो सानी में भी शर्त हो जाएगा, से नहीं हो जाएगा। तो या तो रदीफ़ जाएगी, वो काफ़िया जाएगा, समझे साहब, या हो जाएगा। तो उन्हें मानना पड़ा। फिर मैंने उन्हीं से कहा घर जाके, मैंने आपने ये क्या किया? तो बोले भैया उनकी ये ज़बान थी सिकंदराबादी, भैया मैंने तुम्हारी गज़ल को बहुत दिलचस्पी से देखा, बहुत ध्यान। मैंने कहा ये बताइए आप, इसमें आपने ऐब पैदा किया नहीं किया? आपको ऐब नज़र आया कि से के साथ शेर होना चाहिए, तो उन्हें तस्लीम करना पड़ा। अच्छा, मान ली उन्होंने ये बात? मान ली बात, दलील आपने दी, इस्तदलाल के साथ शिकायत थी, जी, जी, तो कर ली। इसी तरीके से जो मशहूर मारूफ शुअरा हैं, जी, जिसमें ज़्यादा मैं तूल में नहीं जाऊँगा, राहत इंदौरी साहब खतौली के मुशायरे में पढ़ रहे थे। वो एक गज़ल अक्सर पढ़ा करते थे, बीमार को मरज़ की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूँ पिला देनी चाहिए, वो जो दिखाई देती है कुटिया गरीब की, दुनिया उसी के दर पे झुका देनी चाहिए, संसद भवन में आग लगा देनी, वगैरह वगैरह। तो जब पढ़ के आए, हम 3-4 लोग बाहर पीछे बैठे थे, अफजल मंगलोरी, वसीम बरेलवी साहब, और ये अपने वसीम नादिर भी थे, जी, जी, और मैं पीछे के हिस्से में। सियासी मुशायरा था, सियासी लोगों से ज़्यादा घिरा हुआ। जी, जी, तो मुझसे उन्होंने पूछा, राहत साहब ने, कहो मौलाना गज़ल सही होगी? मैंने हाँ, पहले मैंने पजीराई की, काफ़ी हौसला अफजाई। मैंने हाँ, मतले में थोड़ी सी, इतना कह के मैं रुक गया। तो उन्हें जो सुजू हुई, हाँ, जैसे राहत इंदौरी साहब को आपने बोल दिया कि मतले में थोड़ा। हाँ, मैंने कहा आपकी ने जो रदीफ़ रखी है बहुत अच्छी है, और बहुत पूरे ही शेर अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन मतले में हल्की सी चूक आपसे, बस इतना कह दे। कहा आपने? बोले क्या मौलाना क्या? मैंने हाँ, आपकी रदीफ़ है, देनी चाहिए, पिला देनी चाहिए, झुका देनी चाहिए, वगैरह।
लेकिन आपने मिसरे सानी में एक लफ्ज़ में एक हर्फ की चूक पाई। मैं पीना चाहता हूँ, तकाजा कर रही रदी, मैं पी नहीं चाहता हूँ, वो नस चीज़ है। पानी को कहते मैं पीना चाहता हूँ, तो ये मैं है, मैं तो। अब चूँकि बात दलील के साथ थी, ठोस एतराज़ था। सिगरेट में दम लगाया, कैश लगाया, ड्राइवर को फ़ोन किया, गाड़ी में बैठे से जा रहे। वरना इतना अड़ियल घोड़ा शायर, बदमिजाज शायर, सारे महफिल जलील करने वाला, पढ़ते वक्त कोई सामने से गुजर रहा है तो माइक पे ही बोलते थे ये जा रहा है मेरी लाश पे से गुजर के, चाहे वो 80 साल का बुढ़ा हो वगैरह वगैरह। यार अब वो सही है ये तो गलतियाँ सबसे होती हैं, जी। लेकिन बड़ा वो है जो उसको खंदा पेशानी से कबूल कर ले। तो हमारा मिजाज और रुझान आज भी ये रहता है कि शायद कहीं कोई बात मिल जाए, नई बात मिल जाए, कोई सुधार वाली बात मिल जाए। हम इस नियत से आज भी शिरकत करते हैं, और अव्वल तो हमने 80% शिरकत करनी ही छोड़ दी, क्योंकि हम शोरा के नज़दीक बदमिजाज हैं, समझे साहब। हमारी बदमिजाजी हमारी नज़र में खुश मिजाजी है। जिस तरह डॉक्टर की बेरहमी रहम होती है, माँ बाप की सख्ती प्यार होता है, इसी तरीके से हज़रत उमर का बयान है शायद फरमा कि वो दोस्त है जो अयूब से आगाह करे, जो आपकी कमियां बतलाए, हाँ, आपको सुधारने की कोशिश करे। अब हम कमी निकालते नहीं, कमी की तरफ ध्यान दिलाते हैं, उसको कमी निकालना, इशारा दे निकालना, इशारा तसव्वुर करते हैं, इशारा दे दिया। और ये सब तंग दिली की वजह से। हाँ वसी सोच नहीं है जी। ऐसे ही ये बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंदौर के ऑल इंडिया मुशायरे में जिसे चला रहे सकलैन हैदर, बहुत अच्छे निज़ाम थे, नाज़िम थे। विभा मिश्रा हाथरस ही ने गज़ल पढ़ी, बहुत अच्छी गज़ल, मुरस्सा गज़ल, साफ़ सुथरी। हाँ, इतनी अच्छी कि उस महफ़िल में 4 लोग कामयाब हुए थे। उन चारों को दूसरे दिन छोटी सी महफ़िल के लिए, स्पेशली महफ़िल के लिए रोका गया। अच्छा, उसमें ये नाचीज़ भी था। अच्छा, खैर, तो मैंने मौका दूसरे दिन मिला उन्होंने, तो उन्होंने खंदा पेशानी कबूल किया, बहुत ममनून। मतलब उनका ये है कि तोड़ा गया है जब भी कोई फूल डाल से, तोड़ा गया है जब भी कोई फूल डाल से, हम रो दिए लिपट के तुम्हारे ख्याल से। तो मैंने दूसरे दिन जब ठहरे एक जगह, वो मदनपुरा महल्ला है इंदौर में जी, मैंने, मैडम आपने जो गज़ल मोहतरमा सुनाई थी बहुत अच्छी गज़ल है और मतलब भी अच्छा, लेकिन उसमें हल्की सी कमी है, अगर बुरा ना माने तो मैं उसको वाज़ेह करूँ। अरे बोले बताइए। मैंने कहा या तो ऊपर से है निकले, तोड़ा गया है जब भी कोई फूल डाल से, समझे, या मैंने कहा आपने नीचे कहा हम रो दिए लिपट के, या फिर इसमें भी हैं आना चाहिए, हम रो दिए हैं। हाँ, ज़बान का तका। बोले अच्छा, मसलन, तो उन्होंने मुझसे मदद चाहिए, मसलन लफ्ज़ कर, मना मसलन ऐसे, हाँ बोले कैसे, मना ऐसे, तोड़ा गया है जब भी कोई फूल डाल से, हम रोए हैं लिपट के तुम्हारे ख्याल। मैंने अब ज़बान देखी और वो ज़बान दी, मैंने मतलब आपका वो भी मुसल्लम, उससे भी नहीं इनकार किया जा सकता। जी जी जी। इसी तरीके से इकबाल अशर जो आज की दुनिया में मशहूर नाम है, जी, रमरोहे से ताल्लुक़ है आपका, जी जी, और नौजवानों में, बुज़ुर्ग शायरों में भी उनकी अच्छी पहचान है, शनाख्त है, मेहनत की उन्होंने उर्दू अदब पर, और बैसाखी वाले नहीं हैं। खैर, तो उनके एक शेर के हवाले से मैं बात पूरी करके ख़त्म करता हूँ। जी जी। खजूरी में ऑल इंडिया मुशायरा, मुईन अख्तर हम और वो और 2-3 लोग चले, तो कार दूर खड़ी थी मुशायरा गाह से, चौराहे से, शैतान चौक पे मुशायरा था। जी जी। तो उन्होंने या तो मेरी आजमाइश की हो कि ये क्या कहते हैं, बोले राग़िब भाई या साहब शेर अच्छे हो गए गज़ल के। मैंने कहा अच्छे हो गए, बेहतरीन। एक शेर में थोड़ी सी, मेरी आदत है कि मैं पूरा एतराज़ नहीं करता। अब थोड़ी सी का मतलब ये है कुछ भी कहने वाली बात हो सकती है, हाँ हाँ, वो टुकड़ा पूरा कहीं भी रुख मोड़ सकता है। बोले हाँ क्या, मैंने कहा आपका शेर है, जिगर की ज़मीन में गज़ल सुनाई थी, जिगर की ज़मीन है ना जी, जानकर मिन जुमला खासाने मैं खाना मुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे, मशहूर गज़ल है, कव्वाल हजरात ने बहुत कही। खैर, तो इसमें एक शेर वो कहते हैं इकबाल अशर, आपकी ये बेरुखी किस काम की रह जाएगी, आपकी ये बेरुखी
किस किस काम काम की की रह जाएगी। आ गया जिस रोज़ अपने दिल को समझाना मुझे, मफ़हूम बेहतर। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा, मेरी तवज्जो है शौक़ का इम्तहान लिया है, जायज़ा लेना चाहिए। मैंने कहा मिसरे सानी में जो तेवर हैं वार्निंग के, चेतावनी के, चुनौती के, वो मिसरे उला में नहीं। आपकी ये बेरुखी किस काम की रह जाएगी, बहुत हल्का। बोले फिर? मैंने फिर ऐसे आप अपनी बेरुखी पर देखना पछताएंगे। आ गया जिस रोज़ अपने पछताएंगे और देखना ये तुर्की बतुर। तो जो भी हमराह थे चल रहे, ब्रेक लेके उन्होंने और दाद दी। तो शेर में अगर कमी है इस्लाह की तो उस तक ज़रूर गौर करना चाहिए खुद शायर को भी। जी 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 हम तो अपने शेर पर कभी कभी नूर साहब को याद दिलाते हैं, आपकी इस जगह में ये कमी रहेगी, और वो मानते हैं कभी। तो ये है कि अब वो सीखने का हकीकी जज्बा नहीं रहा। अब हर शख्स मैं बना हुआ, मैं की गर्दन पर छुरी चल रही है। जी आप के गज़ल के हवाले से शायरी की अगर बात करें तो आपने मुतादिद गज़लें कही हैं। क्या कोई इरादा है मुस्तक़बिल करीब में किसी मजमूए का? जी, 2-3 किताबें मेरी पेंडिंग में पड़ी हुई। अताउर रहमान अल्लाह उनका भला करे, हमें भी वक्त नहीं, उन्हें भी फुर्सत नहीं। एक तो जो उर्दू शेरी मजमूआ तड़प, उसका देवनागरी ज़बान में किताब पड़ा हुआ है। अच्छा, और एक मनक़बत ट्रांसक्रिप्ट हो गया आएगा पूरा। मनाक़िब की किताब है, उसका नाम है राग़िबान मारिफत। और एक नातिया मजमूआ भी उन्हीं के उसमें पड़ा हुआ है, उसका नाम पीर मुर्शिद हज़रत शाह सकलैन मियां मद्दतुल्लाह अलैह नूरानी के ही मशवरे से हसनत जमी खिसाल ही मुंतखब किया हुआ। तो ये 2-3 किताबें उनके उसमें पड़ी हैं। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह उन करीब ही। हाँ, ये घरेलू हालात और ये मुकदमेबाजी परेशान किए हुए, जकड़े हुए, ये इससे मेरे सब रोज़ बहुत डिस्टर्ब। जी, अब इस इंटरव्यू के आखिरी मरहले में हमारी दरख्वास्त रहेगी आपसे कि कुछ अपने जो आपके चुनिंदा अशार हैं हमद शरीफ के अगर आपने कहे हों तो वहाँ से शुरू करके 1-2 नात शरीफ का, और फिर जो गज़ल की शायरी आपने की है। हमद के ताल्लुक़ से ये है, हालात हाज़िरा की तर्जुमानी करता है और तौसीफ़ी अंदाज़ भी है कि लिया है नाम जब मैंने मुसीबत में कहीं तेरा करम हासिल हुआ है मुझको रब्बुल आलमी तेरा। तरन्नुम में रम्ज़ सीतापुरी, आप रम्ज़ सीतापुरी एक शायर हुआ करते थे, बहुत सादा लोग, बहुत मोतबर शायर, मुस्तनद शायर। तो उनकी ज़मीन में दिल्ली के भी शोरा ने 10-12 ने गज़ल कही। जी, आकर मुझ में, समा कर मुझ में, सजा कर मुझ में, कर मुझ में रदी। तो मुझे भी जुस्तजू हुई और फ़िक्र में वो तहरीक मिली, दिल ने चाहा कि इसमें शेर। तो वहाँ एक मखसूस नशिस्त थी जिसमें सामईन और शोरा एक ही थे। अच्छा अच्छा, वही सामईन और वही शोरा, शोरा। इसमें तकरीबन 22-24 समझे साहब। जी अबरार किरतपुरी, वक़ार मानवी जी, और फजलुर रहमान हापड़ू के, गरज के बहुत मोतबर शायर, जी और आपके ताबिश मेहंदी उखला के, जी जी, हाँ, सब बुज़ुर्ग शायर थे। तो मेरी गज़ल सुनने के बाद मौलाना तनवीर भी थे जो अरूज से भी वाक़िफ़ है। बोले राग़िब भाई आपकी गज़ल हमने अब तक जितनी सुनी सबसे बेहतरीन है, सबसे मस्त। उसके 2-3 शेर। जी जी, हाँ, अपने जलवों की हसी बज़्म सजा कर मुझ में, अपने जलवों की, अपने जलवों की हसी बज़्म सजा कर मुझ में बैठ जाता है सरे शाम वो आकर मुझ में वाह, बैठ जाता है। और हुस्न मतलब छुप गया कौन
ये आवाज लगा कर मुझ में दोनों मिसरे सवालिया। जी जी। छुप गया कौन ये आवाज लगा कर मुझ में, कौन खामोश हुआ शोर मचा कर मुझ में कौन खामोश हुआ शोर मचा कर मुझ में। और ये शेर देखें उसमें जी एक ही कबील के अल्फाज हैं। जी जी बताओ। कर गया बहेरे मोहब्बत से किनारा कोई, वाह। कर गया बहेरे मोहब्बत से किनारा कोई, एक सोया हुआ तूफान जगा कर मुझ में, एक सोया हुआ तूफान जगा कर मुझ में। और ये शेर आखिरी शेर के तो अब शेर इसमें और भी है। जी जी। तसव्वुफ भी है, तगज़्ज़ुल भी है, जी जी। मजाज भी है, हकीकत भी है। अक्स तेरा ही मैं सीने में लिए फिरता हूँ, वाह वाह। अक्स तेरा ही मैं सीने में लिए, अक्स तेरा ही मैं सीने में लिए फिरता हूँ, झांकने की कभी कोशिश तो किया कर मुझ में, वाह। झांकने की कभी कोशिश तो किया कर मुझ में। जो गौहरे नायाब हैं लेकिन मंजर आम पर नहीं आ सकते हैं, तो भारत टाइम और हमारा और आप तमाम की दुआओं मोहब्बतों से ये मिशन है कि हम तमाम लोगों को कम से कम जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर लाएं, ताकि दुनिया जान सके और देख सके कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो भले ही एक बड़े सेलिब्रिटी की हैसियत न रखते हों, लेकिन अपने आप में वो कहीं ना कहीं उर्दू अदब, वो कहीं ना कहीं उर्दू शायरी, वो कहीं ना कहीं इंसानियत और माशरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल भारत टाइम को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारी हौसला अफजाई करिए, ताकि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को आपके सामने, हमारे सामने और इस आलमी दौर में पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते रहें। अब लेते हैं आपसे इजाज़त, अपने दोस्त कुर्रतुल हक और भारत टाइम को दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब।